हम एक ऐसे विषय के तह तक जाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश के बाजारों और छोटी दुकानों के काम करने के तरीके से जुड़ा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सच में ग्राउंड रियलिटी को टच करता है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास ना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए बनाई गई प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम के आधिकारिक दिशा निर्देश हैं, जिसे आम भाषा में पीएमएस योजना भी कहा जाता है। हाँ, पीएमएस योजना। तो इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि छोटे बिजनेस मार्केटिंग की उन भारी भरकम बाधाओं को कैसे पार कर सकते हैं जो अक्सर उन्हें बड़ा बनने से रोकती हैं। सही बात है, क्योंकि ये बाधाएं काफी बड़ी होती हैं। और साथ ही हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये सरकारी योजना उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। हम अक्सर देखते हैं कि टियर 2 या टियर 3 शहर में कोई छोटा मैन्युफैक्चरर एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, पर वो प्रोडक्ट कभी किसी बड़े सुपरमार्केट की शेल्फ तक या इंटरनेशनल बाजार तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि समस्या प्रोडक्ट में नहीं होती। वही तो समस्या होती है सिस्टम तक पहुंच और सही मार्केटिंग रिसोर्सेज की कमी में। तो जो भी लोग बिजनेस, अर्थशास्त्र या इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि पॉलिसी जमीनी स्तर पर कैसे लागू होती हैं, उनके लिए आज हम काफी मूल्यवान जानकारी निकालने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर व्यापार की उस सबसे बड़ी चुनौती को छूता है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। जब हम छोटे व्यवसायों के स्ट्रगल की बात करते हैं तो ज्यादातर नीतियां सिर्फ कैपिटल या लोन देने पर फोकस करती हैं। मतलब बैंक से लोन मिल गया और फैक्ट्री लग गई। हाँ बिल्कुल, मशीनें आ गई, लेकिन उसके बाद क्या? अगर उस फैक्ट्री में बना माल सही बाजार तक नहीं पहुंचा तो वो सारा कैपिटल किसी काम का नहीं है। सही कहा। ये जो गाइडलाइंस है ये इसी गो टू मार्केट गैप को भरने की कोशिश कर रही हैं। एमएसएमई सेक्टर अक्सर नए बाजार खोजने में पिछड़ जाता है क्योंकि उनके पास बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह मार्केटिंग का कोई बड़ा बजट नहीं होता। ये एक बहुत ही सटीक पॉइंट है। सिर्फ प्रोडक्ट बना लेना तो आधी लड़ाई जीतना है। एग्जैक्टली। असली चुनौती उसे बेचना है। तो इस पीएमएस योजना के डॉक्यूमेंट के मुताबिक आखिर इसका लाभ किसे मिल सकता है? मतलब क्या ये प्रक्रिया उन आम छोटे व्यापारियों के लिए आसान है जो सरकारी कागजी कार्यवाही से घबराते हैं? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस योजना का लक्ष्य सिर्फ एमएसएमईज को कुछ सब्सिडी का चेक थमा देना नहीं है। अच्छा। इसका मूल उद्देश्य उन्हें उन मार्केटिंग टूल्स के बारे में शिक्षित करना भी है जो आज के समय में व्यापार के लिए अनिवार्य हैं, जैसे आधुनिक पैकेजिंग हो गई या ई-कॉमर्स हो गया, या फिर सरकारी टेंडर की प्रक्रिया। बिल्कुल। और जहां तक पात्रता या एलिजिबिलिटी का सवाल है, इसे जानबूझकर बहुत ही सीधा रखा गया है। मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर का कोई भी उद्यम जिसके पास एक वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन है वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। बस उद्यम रजिस्ट्रेशन? हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन आज के समय में एमएसएमई की बुनियादी पहचान है और बस उसी एक डॉक्यूमेंट के आधार पर दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब कोई जटिल लाइसेंसिंग या अलग से भारी भरकम सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है। सही में। और मुझे इन गाइडलाइंस में एक और बात बहुत अहम लगी, इस योजना को लागू करने का तरीका। इसे सिर्फ दिल्ली में बैठे किसी एक मंत्रालय के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। वही इसकी खासियत है। इसे लागू करने के लिए डीसी, एमएसएमई, एनएसआईसी, केवीआईसी, कॉयर बोर्ड और यहाँ तक कि राज्य सरकारों की एजेंसियों का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ये इस पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो कैसे? जैसे अगर केरला में कोई नारियल की जाटा यानी कॉयर से प्रोडक्ट बनाने वाला छोटा कारीगर है, तो उसे ये योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो सीधा अपने लोकल कॉयर बोर्ड से संपर्क कर सकता है। एग्जैक्टली। इसी तरह खाद्य या ग्रामोद्योग से जुड़े लोग केवीआईसी के पास जा सकते हैं। तो मतलब अलग अलग एजेंसीज अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से काम करती हैं। बिल्कुल भी सस्ता नहीं होता। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान या मुंबई के बड़े एग्जीबिशन सेंटर्स में एक छोटा सा स्टॉल लगाने का किराया ही लाखों में होता है। बहुत महंगा पड़ता है। तो दिशानिर्देशों में इसके लिए जो वित्तीय सहायता के आंकड़े दिए गए हैं वो सच में ध्यान खींचने वाले हैं। हाँ, स्पेस रेंट वाली सब्सिडी। सही कहा। सामान्य वर्ग की इकाइयों के लिए स्पेस रेंट पर 80% की सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन असली कहानी इसके आगे है। वाह, 100% वाली। हाँ, SC/ST महिलाओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आने वाली इकाइयों के लिए यह सब्सिडी सीधे 100% है।
यानी उनके लिए स्टॉल का स्पेस पूरी तरह से मुफ्त। एकदम मुफ्त। अगर हम इसके प्रभाव का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक रियायत नहीं है, ये बाजार के गणित को बदलने वाला कदम है। मैं भी यही सोच रहा था। दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले हाशिए के समुदायों के लिए किसी महानगर के ट्रेड फेयर में जाना एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम होता है। हाँ, अगर उनका माल नहीं बिका तो वे कर्ज में डूब सकते हैं। वही तो 100% सब्सिडी देकर सरकार वो जोखिम अपने ऊपर ले रही है। ये नीतियां ऐसे उद्यमियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान कर रही हैं। ये उन्हें मेन स्ट्रीम मार्केट नेटवर्क में घुसने का एक सेफ रास्ता दे रही हैं। बिल्कुल। लिमिट सवाल जो यहाँ उठ सकता है वह ये है कि अगर सब कुछ 100% मुफ्त हो जाए तो क्या इससे स्किन इन द गेम खत्म नहीं हो जाता? ये डर तो रहता है। मेरा मतलब है, क्या ऐसा नहीं होगा कि लोग सिर्फ घूमने के लिए स्टॉल बुक कर लें? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है और दिशा निर्देशों में इस जोखिम को मैनेज करने के लिए काफी स्पष्ट सीमाएं तय की गई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एक साल में अधिकतम 2 इवेंट्स के लिए ही ये लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा, तो अनलिमिटेड नहीं है? नहीं। दूसरा, इसके लिए अधिकतम बजट तय है। मेट्रो और ए क्लास शहरों के इवेंट्स के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए और अन्य शहरों के लिए 80,000 रुपए प्रति इवेंट। तो ये एक ब्लैंक चेक नहीं है? एग्जैक्टली। सरकार आपको 1 या 2 बार बाजार का एक्सपोजर दे रही है ताकि आप अपने उत्पाद की असली मांग को समझ सकें, बायर्स के साथ नेटवर्क बना सकें। और उसके बाद आपको अपने दम पर बिजनेस बढ़ाना होगा। ओ हाँ, ट्रैवल और पब्लिसिटी वाला। सिर्फ स्टॉल का किराया ही नहीं बल्कि यात्रा और पब्लिसिटी के लिए भी 100% सहायता दी जा रही है, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकती है, जो कि काफी अच्छी रकम है। इसमें साफ लिखा है कि इकाई का एक प्रतिनिधि AC 2 टियर ट्रेन या इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जरा इस विजुअल की कल्पना कीजिए। बिहार के मधुबनी जिले का कोई पारंपरिक चित्रकार या असम का कोई बांस का कारीगर जो शायद पहली बार फ्लाइट में बैठकर मुंबई के किसी बड़े 5 स्टार ट्रेड फेयर में अपना सामान बेचने जा रहा है। और इसका ये पूरा खर्च इस योजना के तहत कवर हो रहा है। ये सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट भी है। बिल्कुल। लॉजिस्टिक्स और यात्रा का खर्च अक्सर वह आखिरी बाधा होती है जो एक छोटे उद्यमी को अपने शहर से बाहर निकलने से रोकती है। हवाई यात्रा या AC ट्रेन की सुविधा ये सुनिश्चित करती है कि उद्यमी थका-हारा ना पहुंचे, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रोफेशनल की तरह अपने क्लाइंट से मिल सके। ये छोटी सी बात उनके व्यापारिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। सही कहा। फिजिकल ट्रेड फेयर की बात तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम आज की सच्चाई देखें तो फिजिकल रीच हमेशा सीमित होती है। हाँ, आप हर जगह तो फिजिकली नहीं जा सकते। आप साल में 2 बार ट्रेड फेयर में जा सकते हैं, लेकिन बाकी के 363 दिन क्या? दिशा निर्देश इस बात को समझते हैं और इसीलिए डिजिटल युग में कदम रखने के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर्स का पूरा एक सेक्शन इसमें शामिल किया गया है। ये सच में समय की मांग है। वर्चुअल फेयर के आयोजन के लिए इस योजना में अधिकतम 16.45 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। 16 लाख से ज्यादा बड़ा बजट है। हाँ, लेकिन जो एक चीज इस सेक्शन को प्रभावी बनाती है वे है इसके सख्त नियम। हम सभी जानते हैं कि डिजिटल दुनिया में खराब क्वालिटी के इवेंट्स या वेबिनार्स की भरमार है। हाँ, कई बार तो वर्चुअल फेयर के नाम पर सिर्फ एक बेसिक सी वेबसाइट बना दी जाती है जहां ना कोई आता है और ना कुछ बिकता है। ठीक इसी फ्लाई बाय नाइट यानी रातों रात गायब होने वाले आयोजकों को रोकने के लिए गाइडलाइंस स्पष्ट करती हैं कि आयोजक के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना ही चाहिए। ये एक फिल्टर हो गया। और उस इवेंट में कम से कम 100 सेलर्स और 1000 बायर्स का होना अनिवार्य है। मात्रा तय कर दी गई है। बिल्कुल। इवेंट कम से कम 3 दिन चलना चाहिए जी, जिसमें 8 से 12 घंटे लाइव इंटरैक्टिव सेशन हो और बाकी समय 24 घंटे का एक्सेस हो। काफी डिटेल में रूल्स बनाए। इसके साथ ही डिजिटल मंच पर कम से कम 20 उत्पादों को 3D या हाई क्वालिटी तरीके से प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार का पैसा सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले और नतीजे देने वाले डिजिटल इवेंट्स में ही जाए। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। और जब बात डिजिटल की हो रही है तो ई-कॉमर्स सबसे बड़ा हाथी है कमरे में। उसके बिना तो आजकल व्यापार सोचा ही नहीं जा सकता। MSMEs के लिए MSME ग्लोबल मार्ट नाम के B2B पोर्टल का जिक्र इस डॉक्यूमेंट में है। हाँ। इसमें कहा गया है कि अगर कोई छोटा व्यवसाय इस पोर्टल पर अपने 10 नए उत्पादों को लिस्ट करना चाहता है तो उसे वार्षिक सदस्यता और कैटलॉगिंग पर 75% की सहायता मिलती है, जो अधिकतम 25,000 रुपए तक है। अक्सर छोटे व्यापारी एक अच्छी क्वालिटी का कैटलॉग या प्रोफेशनल फोटोग्राफी अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सब्सिडी सीधे उसी दर्द को दूर कर रही है। यहाँ से बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है।
जब हम बारकोड्स की बात करते हैं, बारकोड्स आमतौर पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वही ना, हम मॉल या सुपरमार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं और कैशियर उसे स्कैन करता है। हमें लगता है ये बहुत सामान्य बात है, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल। किसी भी मॉडर्न सुपरमार्केट में बिना बारकोड के आप एक सुई तक नहीं बेच सकते। एक छोटे व्यापारी के लिए GS1 इंडिया, जो कि बारकोड जारी करने वाली मुख्य संस्था है, उसका रजिस्ट्रेशन और सालाना फीस भरना एक बहुत बड़ा खर्च होता है। इसी वजह से कई बेहतरीन लोकल प्रोडक्ट्स कभी सुपरमार्केट की शेल्फ तक नहीं पहुंच पाते। सही बात है। ये एक क्लासिक मार्केट फेलियर है, जहां एक छोटी सी टेक्निकल जरूरत एक बहुत बड़ी आर्थिक दीवार बन जाती है। इस योजना ने इसे बहुत ही बारीकी से एड्रेस किया है। वो कैसे? 100 बारकोड तक प्राप्त करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस और पहले 3 साल की वार्षिक फीस पर 80% की वित्तीय सहायता दी जा रही है। 80%? हाँ, इसकी अधिकतम सीमा 50,650 रुपए रखी गई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब एक छोटे से शहर का अचार या पापड़ बनाने वाला ब्रांड भी अपने प्रोडक्ट पर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का बारकोड लगा सकता है और दुनिया की किसी भी रिटेल चेन के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बारकोड ही नहीं, अगर प्रोडक्ट का डब्बा या उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो आज का कंज्यूमर उसे हाथ भी नहीं लगाता। किया है उन्होंने बाकायदा देश के सबसे प्रीमियम संस्थानों जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग यानी IIP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID और निफ्ट के साथ MOU किए हैं। वाह! क्लस्टर आधारित हस्तक्षेप के लिए 15 लाख रुपए तक की मंजूरी का प्रावधान है। जरा सोचिए इसका असर क्या होगा। मान लीजिए किसी गांव में लकड़ी के परंपरागत खिलौने बनते हैं, क्वालिटी बेहतरीन है, लेकिन वे उसे अखबार या सादे कार्डबोर्ड में लपेटकर बेचते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम मार्जिन मिलता है। अब इस योजना के तहत NID के टॉप डिजाइनर्स उस क्लस्टर के लिए एक सस्टेनेबल, आकर्षक और एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकेजिंग डिजाइन करते हैं। जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपए में बिकता था, अब वह नई ब्रांडिंग के साथ किसी बड़े स्टोर में 500 रुपए में बिक सकता है। यह उन्हें लो मार्जिन वाले खेल से निकलकर हाई मार्जिन वाले वैल्यू गेम में ले जाता है। बिल्कुल। ये विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, खिलौने और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे क्षेत्रों के लिए जीवनदान है, जहां जो दिखता है वही बिकता है का नियम सबसे ज्यादा लागू होता है। चलिए, रिटेल और कंज्यूमर मार्केट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और B2B या सरकारी खरीद की बात करते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डॉक्यूमेंट में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी VDP का भी एक बड़ा जिक्र है। ये CPSEs यानी सरकार की अपनी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियां जैसे भेल, ONGC या रेलवे के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। 2 दिनों के इन कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रुपए तक की मंजूरी है और इसमें सबसे ज्यादा जोर जेम पोर्टल की ट्रेनिंग पर दिया गया है। जेम पोर्टल को आप सरकारी खरीद का Amazon मान सकते हैं। सरकार और उसकी कंपनियां हर साल हजारों करोड़ रुपए का सामान खरीदती हैं। ऑफिस की कुर्सियों से लेकर भारी मशीनों के पुर्जों तक। बिल्कुल। लेकिन MSMEs अक्सर इस सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें टेंडर भरने या जेम पर रजिस्टर करने की जटिल प्रक्रिया समझ नहीं आती। तो ये VDPs उसी मदद के लिए हैं। हाँ, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मकसद इसी झिझक को तोड़ना है। जब CPSEs खुद सामने आकर छोटे उद्यमियों को अपनी ज़रूरतें बताते हैं और उन्हें पोर्टल पर आना सिखाते हैं, तो ये एक नया दौर खोल देता है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित और पारदर्शी बाजार खोल देता है। और इससे सरकारी कंपनियों को भी सस्ते और विविध सप्लायर्स मिलते हैं। ये एक विन विन स्थिति है। इसके बाद एक और बहुत ही दिलचस्प और कल्चरल रूप से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इस डॉक्यूमेंट में है। आप GI टैग्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI उत्पादों के लिए रिटेल आउटलेट। जो लोग नहीं जानते, GI टैग उन उत्पादों को मिलता है जो किसी खास क्षेत्र की पहचान होते हैं, जैसे दार्जिलिंग की चाय या बनारस की सिल्क साड़ी या कश्मीर का पश्मीना। इन दिशा निर्देशों में ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़े शहरों में विशेष रिटेल आउटलेट बनाने की बात कही गई है। GI उत्पादों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाजार में उनके नाम पर बहुत सारे नकली उत्पाद बिकते हैं। ये तो है। सरकार चाहती है कि असली कारीगरों को उनका हक मिले, इसीलिए 500 वर्ग फुट के आउटलेट के लिए मेट्रो या A क्लास शहरों में अधिकतम 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 15 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता है। और बाकी शहरों के लिए? अन्य शहरों में 20 लाख रुपए की कुल लागत पर 10 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। ये तो बहुत शानदार डील लगती है, लेकिन एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करती है कि जिस रिटेलर ने ये 15 लाख की सब्सिडी ली है वह सच में असली बनारसी साड़ी ही बेचेगा?
और सब्सिडी के पैसे अपनी जेब में नहीं रख लेगा। हाँ, यही डर रहता है। यहीं पर इस योजना का ड्राफ्ट तैयार करने वालों की समझदारी दिखती है। इसके लिए 2 बहुत ही सख्त शर्तें रखी गई हैं। क्या है वो शर्तें? पहली, 50% योगदान उस रिटेलर का अपना होना चाहिए, यानी जब उसका अपना पैसा दांव पर लगा होगा तो वो व्यवसाय को गंभीरता से लेगा। ये तो ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शर्त, रिटेलर के पास उस क्षेत्र के असली जीआई होल्डर या उनके संघ के साथ एक औपचारिक एमओयू होना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट टाई अप होना जरूरी है। हाँ, ये लीगल डॉक्यूमेंट इस बात की गारंटी देता है कि सप्लाई सीधे असली कारीगरों से आ रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया चेक एंड बैलेंस है। इसके अलावा पूरे देश में एमएसएमईज को व्यापार के इन सभी पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। ये सारी बातें कागज पर तो एकदम परफेक्ट लग रही हैं। योजना ने लगभग हर पहलू को कवर कर लिया है। लेकिन एक आम उद्यमी जो दिन रात अपनी फैक्ट्री या दुकान चलाने में व्यस्त है, उसके मन में ये डर हमेशा रहता है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और फाइलें अटकेंगी। रेड टेप का डर। हाँ, तो प्रशासनिक स्तर पर यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और टाइम बाउंड बनाया गया है ताकि रेड टेप को कम किया जा सके। टाइम बाउंड से क्या मतलब है यहाँ? किसी भी इवेंट या ट्रेड फेयर के शुरू होने से कम 2 महीने पहले उद्यमी को अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना होता है। ठीक है। कार्यान्वयन एजेंसी उन प्रस्तावों की जांच करती है और इवेंट से 45 दिन पहले वो सारे प्रस्ताव सीधे डीसी एमएसएमई के कार्यालय पहुंच जाने चाहिए। और चयन की प्रक्रिया क्या है? अक्सर देखा जाता है कि जो कंपनियां पहले से मजबूत हैं और जिन्हें सिस्टम की समझ है, वही बार बार इन योजनाओं का सारा फंड ले उड़ती हैं। दिशा निर्देशों में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से एड्रेस किया गया है। चयन में पहली प्राथमिकता फर्स्ट टाइमर्स यानी पहली बार भाग लेने वालों को दी जाती है। ये काफी अच्छा है नए लोगों के लिए। इसके बाद एससी, एसटी, महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों की इकाइयों को प्राथमिकता मिलती है। और इस पूरी प्रक्रिया पर अंतिम मोहर किसी एक बाबू की नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की होती है, जिसके प्रमुख सेक्रेटरी या एएसएनबीसी एमएसएमई स्तर के अधिकारी होते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये सब सिर्फ ग्रांट है? क्या सरकार सिर्फ पैसा बांट रही है और भूल जा रही है? नहीं, ये कोई चैरिटी या मुफ्त की योजना नहीं है। डॉक्यूमेंट बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है, बिजनेस लेड। मतलब व्यापार बढ़ना चाहिए। हाँ, हर इवेंट का मकसद व्यापार उत्पन्न करना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस पूरी योजना को नीति आयोग के आउटपुट और आउटकम फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा गया है। अच्छा, और डेटा ट्रैकिंग होती है? इवेंट के बाद बाकायदा डेटा कैप्चर किया जाता है कि कितनी नई लीड्स मिली, कितना नया व्यापार हुआ। इस डेटा के आधार पर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। यानी सरकार अपने निवेश पर नजर रखती है। सरकार एमएसएमई में निवेश कर रही है और वह इस निवेश पर रिटर्न देखना चाहती है, जो कि व्यापार के विस्तार के रूप में मापा जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम आंकड़ों, नियमों और सब्सिडी के प्रतिशत को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि ये नीति सिर्फ कागजी वादों का पुलिंदा नहीं है। इसमें एमएसएमई की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए सर्जिकल और सटीक वित्तीय समाधान दिए गए हैं। बिल्कुल। ट्रेड फेयर की महंगी जमीन से लेकर हवाई टिकट के खर्च तक, महंगे GS1 बारकोड से लेकर NID की प्रीमियम पैकेजिंग तक, और सरकारी टेंडर से लेकर ई-कॉमर्स तक। हाँ, ये योजना एक छोटे व्यवसाय को गली नुक्कड़ से उठाकर ग्लोबल सप्लाई चेन तक ले जाने का पूरा एक हाईवे तैयार कर रही है। अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़ें तो भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवाओं को रोजगार चाहिए, ये रोजगार सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां नहीं दे सकती। असली रोजगार का इंजन ये एमएसएमईज ही हैं। जब एक छोटा व्यवसाय इन मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल करके बड़ा बनता है तो वह अपने साथ एक पूरी इकोसिस्टम को ऊपर उठाता है। सही बात है। यह योजना उस विकास में आने वाले सबसे बड़े घर्षण यानी कैपिटल और सही जानकारी की कमी को मिटा रही है। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले पॉलिसी सिर्फ फैक्ट्री लगाने तक रुक जाती थी, अब वह माल बिकवाने तक साथ चल रही है। जब सरकार बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है, डिजिटल एक्सेस और बारकोड की फीस भर रही है, प्रीमियम पैकेजिंग डिजाइन करवा रही है और यहाँ तक कि यात्रा का खर्च भी उठा रही है, तो इस सब के बाद तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या आज के समय में छोटे व्यवसायों के विकास में सबसे बड़ी बाधा पैसे या कैपिटल की कमी है? एक बड़ा सवाल है। या अब सबसे बड़ी बाधा इन उपलब्ध संसाधनों के प्रति जागरूकता की कमी है?
अगर सही जानकारी और ये सपोर्ट सिस्टम देश के हर उद्यमी तक पहुंच जाए तो क्या हम अगली बड़ी ग्लोबल कंपनियों को महानगरों की बजाय हमारे छोटे शहरों और कस्बों से उभरते हुए देखेंगे?